Hello students, I am Dr. Suman Badola. In today's lecture, we will learn about interior of the earth. पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पार्ट सेकंड में आज हम विभिन्न प्रमाणों के बारे में समझने के पश्चात प्राकृतिक साधनों से भूकंप विज्ञान के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्राप्त योगदान को समझेंगे। भूकंप विज्ञान के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक दशा के संबंध में हमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। भूकंप के आने से पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है और चारों तरफ भूकंपीय लहरें उत्पन्न होती हैं और इन लहरों को भूकंप लेखी अथवा सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र एक यंत्र होता है जिसके ऊपर उन लहरों के द्वारा ग्राफ के रूप में गणना की जाती है। यहाँ पर कुछ शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। भूकंप उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल जिसे कहा जाता है, सिस्मिक फोकस, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये जो क्षेत्र है इसे सिस्मिक फोकस या भूकंप मूल के रूप में जाना जाता है। भूतल के नीचे पर्याप्त गहराई पर यह भूकंप मूल और उसके ऊपर धरातल के ऊपर जहां केंद्र होता है वह कहलाता है एपिक सेंटर, जहां पर लहरें सबसे पहले पहुंचती हैं। यह आपको दिखाई दे रहा है, एपिक सेंटर या भूकंप केंद्र। तो भूकंप जब भूकंप मूल से प्रारंभ होता है तो उससे विभिन्न प्रकार की तरंगें या वेव्स उत्पन्न होती हैं। इन वेव्स के आधार पर और उनकी गति से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं भूकंप से प्राप्त सिस्मिक वेव्स, जिन्हें पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स के नाम से जाना जाता है। हम इन्हें क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। पी वेव्स जो प्राथमिक तरंगे हैं, ये ध्वनि तरंगों के समान, जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पर, ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और इनका संचरण और कणों का दोलन एक ही सीध में, एक ही डायरेक्शन में होता है। इन तरंगों को, जैसा कि हम देख रहे हैं, दबाव की तरंगे या कंप्रेशनल वेव्स के रूप में भी जाना जाता है। इनकी गति, औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, परंतु यदि चट्टानों का घनत्व बढ़ जाता है तो यह गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड भी हो जाती है। एपिक सेंटर से, जहां पर भूकंप केंद्र पहली बार तरंग टकराती है, उससे लगभग 21 मिनट में पृथ्वी के केंद्र के एपिक सेंटर से विपरीत दिशा में 21 मिनट में पहुंच जाती है। दिस इज भूकंप मूल एंड दिस इज एपिक सेंटर, जहां पर यह बराबर से 21 मिनट में विपरीत एंटीपोडल पॉइंट पर, जिसे कहा जाता है, यहाँ यदि भूकंप मूल है तो इसका एंटीपोडल पॉइंट पर पहुंच जाती है। इन तरंगों की गति तीव्र होती है और ठोस, तरल सभी माध्यमों से ये गुजर सकती हैं। यहाँ हम दूसरी वेव देख रहे हैं, एस वेव्स। एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स जिन्हें कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ट्रांसवर्स। इन तरंगों के संचरण तथा कोणों की दोलन की दिशा एक दूसरे के समकोण पर होती है। गति, ये तरंगे प्रकाश की तरंगों के समान होती हैं और इनकी औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और ये सिर्फ ठोस माध्यम से गुजर सकती है, तरल में लुप्त हो जाती है। पी वेव्स ठोस, तरल, गैसीय तीनों माध्यम से गुजर सकती है, परंतु एस वेव्स तरल में लुप्त हो जाती है। तीसरी तरंग के रूप में
एल वेव्स के रूप में, जिन्हें कहा जाता है सरफेस ऑफ लॉन्ग वेव्स, या इन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं, क्योंकि ये धरातल के सतही भाग पर ही चल सकती हैं, गुजर सकती हैं, और इनकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और यह तीनों ही माध्यम से गुजर सकती है, ठोस, गैस और तरल, तीनों ही माध्यम से गुजरती है। पी तथा एस वेव्स को बॉडी वेव्स या काय तरंगे भी कहा गया है, क्योंकि ये पृथ्वी के ठोस भाग से यात्रा करती हैं। इस प्रकार पृष्ठीय तरंगे दो प्रकार की गति होती है, और ये लगभग एक साथ ही उनमें गतियां उत्पन्न होती है। प्रथम प्रकार की तरंगे, जिन्हें रैले तरंगे कहा जाता है, रैले तरंगे जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, इनका नाम लॉर्ड रैले भौतिक शास्त्री के नाम पर पड़ा है। जल की तरंगों के समान किसी शांत जलाशय में एक कंकड़ फेंकने पर जिस प्रकार से उत्पन्न होती है। दूसरी तरंगे पृष्ठीय तरंगे, इन्हें लव तरंगे कहा जाता है। इनका नाम भौतिक शास्त्री E.H. लव के नाम पर है, और इनमें गति पूर्णतया क्षैतिज होती है। जो तरंग की गति की दिशा में तरंग की गति और उसकी दिशा में समकोण पर प्रवाहित होती है। इस प्रकार से तरंगों की गति भिन्न भिन्न होने पर इसे सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूकंपीय लहरें और तरंगें सीस्मोग्राफ या सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान में उसका अध्ययन किया जाता है, और सिस्मोग्राफ पर उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और इसी रिकॉर्डिंग के माध्यम से उन कंपनों को जब रिकॉर्ड करके उसका अध्ययन किया जाता है, तभी उसमें प्राथमिक वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स और इस वेव्स के टकराने का, कंपन का समय और उसका अंतर नोट करके स्पष्ट किया जाता है। जैसा कि विद्वानों ने बताया कि पी वेव्स सबसे पहले फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेम्पर के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले पी वेव्स उस स्थान से प्रारंभ होती है, तेज और शक्तिशाली होती है, उसके कंपन से पहले कुछ तेज और शक्तिशाली वेव्स के रूप में जानी जाती है। एस वेव्स जिन्हें कहा जाता है, पी और एस वेव्स के बीच में 3 मिनट और 43 सेकंड का अंतर होता है। 3 मिनट और 43 सेकंड का अंतर इन दोनों के बीच में होता है। सबसे पहले कमजोर कंपन प्री वेव्स, उसके बाद तेज और शक्तिशाली कंपन एस वेव्स, और पी और एस तरंगों के बीच का समय भी हम देख रहे हैं। इस प्रकार और धरातल की सतह पर चलने वाली ये एस वेव्स सब धरातल की सतह पर चलती हैं, और सतह पर सबसे अधिक नुकसान एल वेव्स करती हैं। भूकंपीय तरंगों के व्यवहार को यदि हम समझें तो हम जानेंगे कि भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने पर बढ़ जाता है। अधिक घनत्व अधिक वेग, और कम घनत्व कम वेग के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व की वृद्धि से भूकंपीय तरंगों की गति में भी वृद्धि होती जाती है। यहाँ हम ये पी वेव्स देख रहे हैं। पी तरंगों की गति लगभग 7 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़ती हुई निरंतर इसकी गति गहराई में बढ़ती जा रही है, जो कि हम देख रहे हैं 7 से 14 तक इसकी गति जारी है, और लगभग 1000 किलोमीटर पर इसकी गति 11 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। एस तरंगे जिनकी गति लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़ करके पृथ्वी के भीतर जाने पर बढ़ती जाती है, और 2900 के आसपास यह तरंगे लुप्त प्राय हमें दिखाई दे रही हैं। 2900 पे ही हम देखेंगे कि पी तरंगों की गति लगभग 13.7 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस तरंगों की गति लगभग 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और यहाँ से पृथ्वी का क्रोड प्रारंभ होता है। ये ऊपरी भाग
और उसके पश्चात यह क्रोड प्रारंभ होता है और इस गहराई पर हम देखेंगे पी तरंगों की गति एकदम से कम हो जाती है और यह गति घटकर लगभग 8.4 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाती है। इसका कारण यूं भी समझा जा सकता है क्योंकि क्रोड के तल पर पहुंचने पर पी तरंगों में बहुत बड़ा घनत्व का परिवर्तन होने से परावर्तित और आवर्तित होती है और लगभग 5000 किलोमीटर की गहराई पर पुनः पी तरंगों की गति में परिवर्तन रिकॉर्ड किया हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जबकि एस तरंगें यहाँ पर लुप्त प्राय हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि गौण तरंगें चूंकि द्रव से नहीं गुजर सकती, अतः 2900 किलोमीटर के पश्चात ये दिखाई नहीं दे रही हैं और एल वेव्स जो कि धरातल की सतह पर ही चलती है, अतः इस डायग्राम में हमें वो दिखाई नहीं दे रही है, परंतु 2900 के पश्चात तरल नुमा चट्टानी पदार्थ हो सकते हैं और उसके पश्चात भी उसके घनत्व में और उसकी डेंसिटी के डिफरेंस के कारण इन तरंगों की गति में परावर्तित और आवर्तित, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों ही प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से विद्वानों ने भूकंप विज्ञान और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। गोल्जे नामक एक विद्वान का कहना है कि भूकंप वे दीपक हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालते हैं। अर्थक्वेक्स आर लैम्प्स illuminating the structure of the earth's interior। यहाँ हम ये जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सबसे महत्वपूर्ण समझने का वैज्ञानिक और सशक्त साधन भूकंप विज्ञान ही है। सिस्मोलॉजी के माध्यम से हम इन गतियों के होने वाले परिवर्तन के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि जहां पर भी होमोजीनियस मीडियम होगा, चट्टानों की समानता होगी, उनके घनत्व में समानता होगी, तो भूकंपीय तरंगों की गति समान रहेगी और ये सरल पथ पर बराबर चलती रहेगी। जहां पर ही हेट्रोजेनियस मीडियम होगा या चट्टानों के अंतर्गत उनके घनत्व में विषमांगता होगी, तो इनकी गति में परिवर्तन होगा और जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा, परावर्तित और आवर्तित भी होंगी। अधिक घनत्व के माध्यम से गुजरने पर उनकी गति में वृद्धि होगी। इस प्रकार विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से हम ये समझ पाए हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगें सीधी न चल करके वक्राकार मार्ग को अनुसरण करती हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये तरंगें सीधी प्रवेशित न होकर के वक्राकार मार्ग में और भीतर की ओर कॉनकेव और कॉन्वेक्स धरातल पर इस प्रकार भीतर में घनत्व की वृद्धि को प्रमाणित करती है। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि भूकंप केंद्र के निकट P तथा S और L वेव्स पहुंचती हैं। केवल P और S तरंगें आगे बढ़ती हैं। P स्ट्रेट लाइन, S डैश डैश लाइन। S तरंगें जब आगे बढ़ती हैं तब इनकी गति के अंदर आकार में यह कॉनकेव नतोदर हो जाती है, क्योंकि घनत्व के अंतर के कारण इनमें रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों ही दिखाई देता है। यहाँ आप देखेंगे एस तरंगे 102 डिग्री की दूरी पर लुप्त प्राय हो जाती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के क्रोड के भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं, जबकि पी तरंगें इस क्रोड के भीतर मुड़ करके उनके मार्ग में परिवर्तित होकर के पुनः एंटीपोडल एरिया में हिट करती हैं। इस प्रकार 103 से 143 डिग्री का जो क्षेत्र है हम देख रहे हैं, इसे सिस्मिक शेडो जोन या भूकंपीय छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य कारण है कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंगें आवर्तित हो रही हैं। आवर्तित होकर के
आगे की ओर बढ़ती हैं। इस यहीं पर एस तरंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया, आगे नहीं बढ़ती हैं। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी का क्रोड तरल अथवा तरल समान घनत्व की अवस्था में है। पृथ्वी के केंद्र से आधी त्रिज्या तक का भाग द्रवावस्था में और लोहा तथा निकल की यहाँ पर प्रधानता होगी। यहाँ हम देखेंगे पी वेव्स, जो कि कोर में 2900 के पश्चात परावर्तित और आवर्तित होना हमें दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों ही हम देख पा रहे हैं। और इस प्रकार से 103 से 142 तक का जो भाग है, ये पी वेव्स शैडो जोन के रूप में हम देख पा रहे हैं। इन वेव्स का संचरण और गति विषमांग माध्यम से चलने के कारण इनके अंतर्गत ये मार्ग में परिवर्तन भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार एस वेव्स के इस डायग्राम को भी हम देखते हैं कि एस वेव्स का शैडो जोन पी वेव्स से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मध्यवर्ती भाग तरल होने के कारण या तरल समान होने के कारण, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिक्विड समान होने के कारण ये 103 के पश्चात 103 डिग्री के पश्चात शैडो जोन के रूप में आता है। अर्थात एस वेव्स का शैडो जोन पी वेव्स की तुलना में बहुत ही बड़ा है। इस प्रकार भूकंप विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा जा सकता है, परंतु इसके पश्चात भी और भी तरंगों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे हम पार्ट 3 में समझेंगे।